हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और स्वागत है आप सभी का मॉडर्न क्लासेस में। हम सभी क्लास 10 बिहार बोर्ड में वास्तविक संख्या को रीड कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें देख लिए थे। आज से हम लोग देखेंगे कि आगे का उसका पॉइंट क्या है, जैसे कि प्रमेयिका क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, ये सभी पॉइंट हम लोग आज देखेंगे। क्योंकि हम लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी में देखिएगा आप लोग, तो एक्सरसाइज 1.1 में जो है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे कि वो होता क्या है, मतलब कि जितने भी बेसिक टर्म्स हैं वास्तविक संख्या में, उसको आज हम रीड करेंगे, देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं प्रमेयिका के बारे में कि प्रमेयिका क्या होता है। ये सभी टॉपिक हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। अभ्यास देखेंगे। देखिए प्रमेयिका क्या होता है। तो देखिए प्रमेयिका जो होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कथन है जो ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ है, पहले से सिद्ध किया हुआ है और उसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि वह कथन जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है, मतलब वह कथन जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है x² = p² + b²। तो ये पहले ही से सिद्ध किया हुआ है, वो इसका यूज करके हम लोग बाकी भी क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उसको लोग बोलते हैं प्रमेयिका। और बात करें एल्गोरिथम की, एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम एक होता है कि मान लीजिए एक सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला जिसको अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि यह सुपरिभाषित की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। मतलब कि यहाँ पर आप लोग समझिएगा, बिल्कुल आसानी से समझिएगा कि ये होता क्या है। ऐसे तो ये डेफिनेशन है, लेकिन इसके बारे में समझना है कि ये होता क्या है। तो एल्गोरिथम जो होता है कि मतलब कि कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं, उसका एक रूल होता है, रूल रेगुलेशंस होता है। उसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, एल्गोरिथम को देखेंगे। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देखे होंगे प्रमेय, कोई हम लोग प्रमेय सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है वो लिखते हैं, क्या सिद्ध करना है वो लिखते हैं, ठीक है। उसमें रचना लिखना होता है तो रचना लिखते हैं, कौन से फॉर्मूले का यूज हुआ वो लिखते हैं। तो वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अगर बना रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम बोलते हैं। अब इसको सेंटेंस से समझ सकते हैं कि एक सुपरिभाषित चरणों की वह श्रृंखला होती है जिसको एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में किया जाता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा इतना। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यह शब्द एल्गोरिथम एक फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। एक फारसी गणितज्ञ थे अल-ख्वारिज़मी, इन्हीं के नाम से ये लिया गया है एल्गोरिथम वर्ड, ठीक है। अब आगे पॉइंट बात करेंगे हम। तो अब देखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम। प्रमेयिका बोलिए या एल्गोरिथम बोलिए। तो यहाँ से देखेंगे कि दो घनात्मक पूर्णांक संख्याओं द्वारा एचसीएफ ज्ञात करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। आप लोग फिर से सुनिएगा, दो घनात्मक पूर्णांक संख्याओं द्वारा एचसीएफ निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें दो घनात्मक पूर्णांक होता है और वो दोनों घनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी। अब यहाँ से ए बराबर होता है BQ + R। तो यहाँ पर ए बराबर BQ + R क्या होता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को बताया गया होगा इस तरीके से, यहाँ देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं हम। देखिए जैसे कि 7 हो गया, ये हो गया 38, ठीक है। तो 7 हो गया 38 है, ये कितने बार में भाग लग जाएगा यहाँ पर, तो 7 × 5 = 35, यहाँ क्या आया 3। अब यहाँ 7 यहाँ आ जाएगा, 3 × 2 = 6, ये हो गया 1। अब यहाँ से 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 3 बार में 3 कट गया। इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एचसीएफ निकालें, मतलब ये दोनों के दोनों क्या थे, घनात्मक संख्या था। 7 भी घनात्मक संख्या था और 38 भी क्या था, घनात्मक संख्या था। तो 7 हो गया B का वैल्यू और 38 हो गया A का वैल्यू, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर A बड़ा होना चाहिए B से। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि A बड़ा है B से, ये 7 है 38 है। तो इसी तरीके से मतलब कि यही दो घनात्मक संख्या है, इन्हीं दो घनात्मक संख्या का हम लोग जो एचसीएफ निकालेंगे
ठीक है ना, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसी प्रक्रिया को बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, मतलब इसी चीज को हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, इस चीज को नए तरीके से लिखेंगे। वो क्या है कि जो a का वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू हमने कितना बताया, तो a का वैल्यू है 38, तो यहाँ रख लेंगे 38, और 38 है ये। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है 7। ठीक है, और यहाँ पर कोसेंट, कोसेंट मतलब भागफल, ये भागफल कितना आया है, तो भागफल आया है 5, अब प्लस r, r का मतलब होता है शेषफल, इनमें शेषफल कितना आया है, तो शेषफल आया है 3। इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि 7 × 5 = 35 + 3 कितना होता है, 38 होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ये हो गया 38। अब यहाँ से देखिए ये आप लोग को 7 दिखाई दे रहा है, अब 7 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a का वैल्यू, तो जब 7 a का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग किससे भाग लगा रहे हैं, 3 से, तो 3 हो जाएगा, और कितने बार में भाग लगा, 2 बार में, तो 2 हो जाएगा, और कितना शेषफल बच गया, 1, तो हो गया 1। मतलब ये प्रक्रिया तब तक हम लोग को करते रहना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो यहाँ से अब यहाँ पर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 3। अब a का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पर। अब देखिए 3 यहाँ हो गया, अब 3 का मल्टीप्लाई किससे किए हम लोग, कितने बार में किए हैं, 3 बार में भाग लगाया ना यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 या 1। a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, b का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 गुणे, और भागफल कितना है इसमें, तो भागफल है 3, और प्लस कितना हो जाएगा 0। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से ये पैटर्न चलते रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो होता है भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल होता है। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये सभी को समझ में आया, सीधा से मतलब है कि अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बात की जाए, एल्गोरिथम के बारे में, तो आप लोग समझिएगा कि 2 घनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। वो 2 घनात्मक पूर्णांक किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से a और b, जिसमें a जो होगा वो बड़ा होगा, a जो होगा वो बड़ा होगा, और b जो होगा a से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये a बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब यही है कि जो इसमें a है वो है भाज्य, a जो है वो क्या है, भाज्य है, और यहाँ पर b जो है वो है भाजक, और q जो है वो है भागफल, और प्लस r जो है वो क्या है, वो है शेषफल, इस तरीके से। तो यहीं से भाज्य को हम लोग a मान लिए, और भाजक को b मान लिए, भागफल को q मान लिए, और प्लस शेषफल को r मान लिए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर ही क्या है, एल्गोरिथम है, मतलब कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि इसका मतलब क्या है। इसमें यह बोला गया है कि जो b का वैल्यू होना चाहिए, जो b का वैल्यू होना चाहिए वो r से क्या होगा, बड़ा होगा, और 0 से क्या होगा, फिर से समझिए इसका मतलब, ये b जो होगा ना, b को हम लोग क्या बोलेंगे, b को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर देखिए b को बोलेंगे भाजक, और b जब भाजक है तो भाजक का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, r से बड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ देखिए सभी लोग, ये हम लोग भाग करने के बाद एचसीएफ निकालने के बाद इतना ये सब पैटर्न आया है। अब इस पैटर्न में आप लोग देख सकते हैं कि r जो है, r कितना है 3, r कितना है 3 है ना, तो जब r 3 है, शेषफल कितना है 3, और इसमें b देखिए कितना है, तो b है 7, तो क्या 7 बड़ा नहीं है, फिर से ये है 3, ये इसको हम बोलेंगे शेषफल, क्या बोलेंगे, शेषफल, मतलब कि यही तो है, यही तो r है, और जो r है वो क्या b से छोटा नहीं है, b से छोटा है। ठीक है,
अब हम लोग आगे देखेंगे इस तरीके से, या इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर सीधा सा आप लोग को समझना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो a होता है वो भाज्य होता है, b जो होता है भाजक होता है, भागफल होता है, प्लस शेषफल होता है। और इसी पैटर्न में हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, और इस एचसीएफ को निकालने की प्रक्रिया जो होती है वही होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखिए इसमें एक पॉइंट और है, इसमें एल्गोरिथम शब्द एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी द्वारा के नाम से लिया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि एल्गोरिथम शब्द, अगर ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर सीधा सा यहाँ समझ सकते हैं आप लोग कि एल्गोरिथम शब्द एक फारसी गणितज्ञ, एक गणितज्ञ थे, फारसी गणितज्ञ थे, अल ख्वारिज़मी के नाम से ही ये जो एल्गोरिथम वर्ड है ये लिया गया है। एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के द्वारा हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोग को देखने हैं कि एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें एक एक पॉइंट ध्यान समझिएगा सभी लोग। ये पॉइंट अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बनाया गया है। एक एक पॉइंट ध्यान से देखेंगे हम लोग। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जिसकी हम बात कर रहे थे कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b जिसमें a बड़ा है b से का एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो a का a b से विभाजित करें, जिसमें भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल लिया था कि 7 है 38 है, ठीक है, तो इसमें जो 38 है वो किसका वैल्यू है, a का, जो 7 है वो किसका वैल्यू है, b का। इसमें दिखाई दे रहा है क्लियर रूप से कि a बड़ा है किससे, b से, a बड़ा किससे है, b से है। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो कितने में भाग लगेगा, 7 5 35, कितना आ गया 3। तो इसमें जो 7 है, जो 7, ठीक है, वो हो गया b का वैल्यू, और जो 38 है वो हो गया a का वैल्यू। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, तो क्या दो धनात्मक पूर्णांक a प्लस में है कि नहीं है, दोनों जब प्लस में है तो दोनों के दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और एचसीएफ ज्ञात करना हो तो a को क्या किया जाता है, a को b से, मतलब कि ये है a और इसको b से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। तो भाग जैसे कीजिएगा तो भागफल q निकल के आता है, मतलब ये क्या है q भागफल, और ये शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो ये r प्राप्त होता है। सबको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखिए, यदि r बराबर 0 हो, यदि r बराबर क्या हो जाए 0, मतलब यहाँ पर r क्या हो जाए 0 हो जाए, तब a और b का अभिष्ट एचसीएफ b होगा। मतलब मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग भाग लगाते हैं, जैसे 7 है वो 35 है, आप लोग से कोई पूछ दिया कि इसका एचसीएफ बताइए कितना होगा, तो इसको हम लोग भाग लगाते हैं, तो 7 5 35, शेषफल कितना आ गया 0। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, यदि r बराबर 0, इसमें r कितना आ गया, जो शेषफल है कितना आ गया, वो आ गया 0। अब जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तब a और b का अभिष्ट एचसीएफ क्या होगा, b होगा। अब इस कंडीशन में एचसीएफ क्या हो जाएगा, यही b, यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग इसका थर्ड पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया आप लोगों को, सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट क्या है। अब इसमें देखेंगे, 3 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पहले 2 पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लें, तब तीसरी संख्या और प्राप्त एचसीएफ का एचसीएफ ज्ञात करें। इसका मतलब देखिए, हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए जैसे कि 5 है, 12 है और है 15, इनका निकालना है एचसीएफ। 5 का, 12 का, 15 का, इनका निकालना है एचसीएफ। तो किस तरीके से निकालेंगे हम लोग देखेंगे। तो पहले तो हम लोग 5 हो गया, ये हो गया 12, कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, कितने में भाग लग जाएगा, तो 2 बार में 10, ये हो गया 2, ये हो गया 5, 2 बार में 4, ये हो गया 1, यहाँ से आएगा 2, 2 बार में 2, ये कट गया, कितना हो गया इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ हो गया 1। तो इसका जो एचसीएफ आया, इसका एचसीएफ क्या आया, तो इसका एचसीएफ आया 1। तो ये जो हम लोग का जो तीसरी संख्या जो बच गई है 15, तो 15 को भी किससे भाग करेंगे हम लोग, 1 से भाग करेंगे, 1 से भाग लगाएंगे 15 में, तो 15 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना 15 बार में, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब 3 संख्या में अगर हम लोग क्या करेंगे,
इस तरीके से 2 नंबर में भाग लगाएंगे, मतलब एचसीएफ निकालेंगे। इनका जो भी एचसीएफ आएगा उसी के एचसीएफ से इसमें भाग लगाएंगे। अगर ये कट जाएगा या नहीं भी कटेगा, आगे जो भी नंबर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसका 4th पॉइंट क्या है। यदि 2 अशून्य पूर्णांक ए एक पूर्णांक बी को विभाजित करता है तो इसे हम ए, इस तरीके से एक सिंबल होता है, इसका मतलब ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया होगा, ये इस तरीके से होता है। इसका मतलब देखिए ध्यान से क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ए जो है बी को पूरी तरीके से क्या करता है, विभाजित करता है। ए बी को विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। यदि 2 अशून्य पूर्णांक, अशून्य पूर्णांक कहने का मतलब कि ए भी शून्य नहीं होगा और बी भी शून्य नहीं होगा, ये दोनों के दोनों क्या है, अशून्य पूर्णांक संख्या होंगे, जिसमें हम लोग अगर इस तरीके से लिखा गया हो, इस तरीके से अगर लिखा गया हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है बी को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। तो ये चीज लिखा गया है कि यदि 2 अशून्य पूर्णांक ए एक पूर्णांक बी को विभाजित करता है तो इसे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्लस माइनस। प्लस माइनस किसी भी अशून्य पूर्णांक को विभाजित करता है, किसी भी अशून्य पूर्णांक को। मतलब प्लस माइनस करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +1 है या -1 है, तो किसी को विभाजित करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इस तरीके से। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक अशून्य पूर्णांक ए द्वारा 0 विभाजित होता है। मतलब इसमें इसका मतलब यह है, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक अशून्य पूर्णांक ए द्वारा 0 विभाजित होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या ए है और इसको विभाजित करना किस में, 0 में। कोई भी एक संख्या हो, ए कोई एक संख्या है, इसको हम भाग लगाएंगे 0 में तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भाग लग जाएगा, मतलब ये विभाजित हो जाएगा। 0 में ए का भाग लगाएंगे तो विभाजित हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, 0 किसी भी पूर्णांक को विभाजित नहीं करता है। मतलब कि अगर ए यहाँ हो और 0 यहाँ हो तो 0 इसको क्या करेगा, विभाजित नहीं कर सकता है। यहाँ पर अगर 0 है, यहाँ पर कोई संख्या है तो इसको विभाजित कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए है, यहाँ पर 0 है तो इसको विभाजित नहीं करेगा। इसका वैल्यू भी होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, और हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। हाँ, अब इसमें देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जितनी भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं वो बेसिक्स हैं। जब क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, जब क्वेश्चंस बताएंगे तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। इसका आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने डिटेल्स में इंट्रोडक्शंस है वो मतलब कि बुक में उतने अच्छे तरीके से नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट आप लोग को इसमें दिखाई दे रहा होगा, कोई भी पॉइंट हमें स्किप नहीं किए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है जो एनसीईआरटी हो या केसीसी ना हो, बाकी अदर्स जो भी बुक्स हैं तो आप लोग 70 से 80% क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ये मेरा टोटली क्लास करने के बाद। तो यहाँ हम देख सकते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये जो पॉइंट है, देखिए क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घनात्मक के घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए एक एग्जांपल्स बता रहे हैं आप लोग। 9240, इसको हम भाग लगाते हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। आप सभी को अभाज्य गुणनखंड निकालना आता होगा, किस तरीके से निकाला जाएगा देखिएगा। 2 से इसमें भाग लगाएंगे, कितने बार भाग लग जाएगा, तो 2 चौके 8, 1 2, 2 छक्के 12, 2 दूना के 4 और ये 0। फिर 2 से भाग लगेगा कितने बार में, 2 दूना के 4, 2 3 के 6, 2 1 0। फिर 2 से भाग लगेगा कितने बार में, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है, 1 1 हो गया, 2 5 10, 1 0, 2 5 10, इतना हो गया। अब देखिए ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तितली के 9, 2 आएगा, 5 आएगा, 3 8 24, 1 आएगा, 5 आएगा, 3 5 15। और आगे यहाँ भाग लगाते हैं हम लोग, तो 385 है ना, और 385 में फिर किससे भाग लगेगा, 8 5 13 3 16, 8 5 13 3 16 है ना ये, तो 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा। 5 से कितने बार में, तो 5 7 35, 3 5, 5 7 35। फिर 5 7 से कटाइए,
11 बार में 11 से 1 बार में। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ हम आते हैं। ये संख्या था 9240। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें 2 कितने बार दिखाई दे रहा है, तो 2 3 बार है, तो 2 के पावर 3 गुणे, अब देखिए 3 कितने बार है, तो 3 1 बार है, तो 3 के पावर 1 गुणे, 5 कितने बार है, तो 5 के पावर 1 गुणे, 7 के पावर 1 गुणे, 11 के पावर 1, इस तरीके से। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। अब देखिए शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक भाज्य संख्या, ये 9240 जो था ना, ये क्या है, भाज्य संख्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घनात्मक, अब सभी को हम लोग क्या कर दिए, अभाज्य संख्या के रूप में चेंज कर दिए, इससे घनात्मक के रूप में चेंज कर दिए, घात के रूप में, सॉरी घातों के रूप में। यहाँ फिर ध्यान रखिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्या को, मतलब ये जो दिया गया है भाज्य संख्या है, और इसको अभाज्य संख्या के घनात्मक के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब कि देखिए ये भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में इसको हम लोग क्या कर दिए, व्यक्त कर दिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। ये बात सबको समझ में आई होगी और बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें क्या है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा किसी संख्याओं का गुणनफल 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है अभाज्य गुणनखंड और दूसरा है गुणनखंड ब्रिज। देखिए इसको समझाते हैं आप लोगों को। जैसे कि ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकला हुआ है, ये अभाज्य गुणनखंड निकला हुआ है इस तरीके से। इसको हम लोग एक और तरीका होता है, इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा और गुणनखंड ब्रिज द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा किसी संख्या को गुणनफल 2 रूपों में किया जाता है। एक रूप ये हो गया, एक रूप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये है, और दूसरा रूप इसका क्या है, देखिए इसी चीज को हम बताते हैं। जैसे 9240 है, अब इसको हम लोग फैक्टराइज किए, तो फैक्टराइज किए तो कितना में फैक्टराइज हुआ, देखिए 2 हुआ और 2 से डिवाइड किया तो कितने में चला गया, ये 4620। ठीक है, अब इसको किए हम लोग कितने बार में, 2 से, तो कितना आया 2310। फिर इसको भी किए, इसको बॉक्स बना के भी आप लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 2310 है ना, 2310, इसको भी हम लोग 2 से किए थे, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1155। ठीक है, फिर इसको भी करेंगे किससे, इससे 1155 किससे करेंगे, 3 से, तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 385। ठीक है ना। अब इसको करेंगे, फिर इसी तरीके से कंटिन्यू हम करते रह जाएंगे लास्ट तक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड ब्रिज बोलते हैं। ये था अभाज्य गुणनखंड और ये है गुणनखंड ब्रिज। इससे छोटा एग्जांपल आप लोग को लेके बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये तो बड़ा एग्जांपल था, थोड़ा देखिए। जैसे यहाँ पर है 100 की बात करते हैं या 120 की बात करते हैं। 120 सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये है 120 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 विधि द्वारा। ठीक है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा किस संख्या को गुणनखंड दो प्रकारों से किया जा सकता है, अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड ब्रिज। इन दोनों को समझा रहे हैं, फिर से देखिएगा आप लोग। 120 है तो 120 को हम लोग करते हैं 2 से भाग कितना 60, 2 से कितना 30, 2 से कितना 15, 3 से कितना 5, 5 से कितना 1। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा होगा। इसी को गुणनखंड ब्रिज द्वारा बनाते हैं, तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। 120 है, अब यहाँ से 2 से करो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 60। ठीक है ना। इसको कीजिए 2 से कितने बार में 30। इसको कीजिए कितने बार में 2 से 15। इसको कीजिए 3 से, तो 3 5 15 हो गया। 5 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 1। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं गुणनखंड ब्रिज। ये एक पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम बोलते हैं गुणनखंड ब्रिज बोलते हैं। अब आगे के टॉपिक को बात करेंगे हम लोग, क्या है देखिए कुछ नोट है जो हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहला जो नोट है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का प्रमाण प्रूफ गणितज्ञ CF घोष
C.F. घोष एक क्या थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में बतलाया या इसको प्रूफ किया, इसका प्रमाण दिए। ठीक है ना, किन्होंने दिया? तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। C.F. घोष, C.F. घोष ने अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में इसका डिराइवेशन प्रूफ प्रमाण दिए। उनका क्या नाम था? C.F. घोष। अब आगे बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, यदि धनात्मक पूर्णांक ए बी सी डी के एचसीएफ या एलसीएम को प्राप्त करना हो तब ए बी सी डी में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम जितने भी पॉइंट पढ़ा रहे हैं इसमें टोटली बेस्ड क्वेश्चंस आगे के क्लासों में आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि यदि धनात्मक पूर्णांक ए हो, बी हो, सी हो, डी हो कि एचसीएफ या एलसीएम को प्राप्त करना हो तो किस तरीके से प्राप्त करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी में से प्रत्येक को अभाज्य संख्या के धनात्मक के घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ ये नियम है, रूल है, आप लोग बताते हैं अच्छे से। देखिए एग्जाम्पल से बता रहे हैं, जैसे ये 12 हो गया और ये 15 हो गया। ठीक है, इसका पहले क्या करना होगा आप लोग को? इसका पहले करना होगा अभाज्य गुणनखंड, मतलब ए बी सी डी 4 अंक के नंबर हो या 2 अंक के नंबर हो या 3 अंक के नंबर हो, सभी के लिए है ये। तो ए बी सी डी में से प्रत्येक को अभाज्य संख्या के धनात्मक के घातों के रूप में, गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे? धनात्मक के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 12 है तो 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3, मतलब कि 2 के पावर 1, 3 के पावर 1। इसको ये 4 है, 4 3 के 12 है। तो ये अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनखंड के रूप में क्या हो गया? व्यक्त हो गया। उसी तरीके से 15 को करेंगे तो 15 को क्या लिख सकते हैं? तो 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, इस तरीके से। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय में ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। इसका क्वेश्चन अभी और आगे बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या है। तो एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाएगा? तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि गुणनफल में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं के न्यूनतम घात पहले हम लोग देखेंगे। इनमें देखेंगे कि उभयनिष्ठ संख्या कौन है। तो उभयनिष्ठ संख्या कौन है? तो उभयनिष्ठ संख्या 3 है। एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग। एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं उभयनिष्ठ संख्या कौन सा है। तो उभयनिष्ठ संख्या जो है वो है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। अब घात की बात करते हैं, तो घात जो होगा इसका न्यूनतम घात होगा, न्यूनतम। तो इनमें न्यूनतम घात कौन है? इस कॉमन संख्या में, इस उभयनिष्ठ संख्या में न्यूनतम घात किसका है? तो ये पता नहीं चल रहा है। इसका भी घात 1 है, इसका भी घात क्या है? 1 है, पता नहीं चल रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसका बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी कराएंगे। अब यहाँ देखिए एलसीएम की बात कर लें, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो देखिए इसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनफल के घातों के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। पहले इतना करने के बाद उभयनिष्ठ संख्या देखिए क्या है? एबीसीडी के गुणनखंड के उपस्थिति सभी अभाज्य संख्याओं के महत्तम घात की संख्या को का गुणनफल, मतलब कि बाकी देखिए इसमें जितने भी नंबर्स बच गए हैं, ये आप लोग नॉर्मली एलसीएम निकाल के बताते हैं। इस तरीके से आप लोग एलसीएम निकालते हैं। 12 15, तो 3 से कितने बार में? 4, 3 से कितने बार में? 5, और ये तो नहीं कटने वाला है। 3 4 5, इनका एलसीएम बताइए कितना हो गया? इसका एलसीएम हो गया 5 चौके 20, 3 के 60, 60 हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो इसका एलसीएम तो कितना हो गया? 3 हो गया। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालिए किस तरीके से? पहले से देखिए जो इसमें मिलता ना हो उस नंबर को आप लोग लिख लीजिए। तो 2 के पावर 2 पहले लिख लीजिए, उसके बाद कितना हो गया? 5 लिख लिए। उसके बाद इसमें से भी एक लिखना होगा, ये हो गया 3, कितना हो गया? 4 5 20, अब 20 3 के 60, इसका भी 60 है, इसका भी 60 आ रहा था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर हम आगे इसको बताएंगे। अभी फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि एलसीएम एचसीएफ इसी तरीके से निकाला जाता है। अंक गणित का जो भी अंक गणित आधारभूत प्रमेय का जो एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है इसी तरीके से निकाला जाता है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम इनका क्वेश्चंस कराने वाले हैं टाइप बाई टाइप, तो वहाँ पर वो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं आप लोग। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट मतलब उसी में थर्ड पॉइंट है, दो धनात्मक संख्याओं a और b के एलसीएम और एचसीएफ तथा गुणनफल के संबंध।
मतलब इसमें बोला गया है कि पहली संख्या दिया हो, दूसरी संख्या दिया हो, तो आप लोग एलसीएम और एचसीएफ बता सकते हैं। जैसे कि देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 12 15 ये था ना, तो इसका एलसीएम कितना आया था, इसका एलसीएम आया था इसका एलसीएम आया था कितना 60, और एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 3, यही था ना। अब इसको ध्यान समझिएगा, इसमें बोला गया पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या का गुणन, मतलब पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम ए बी गुणे एचसीएफ ए बी होता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए पहली संख्या दिया है 12, दूसरी संख्या दिया है कितना 15, और इसमें दिया है एलसीएम, एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम दिया है 60, और पूछ देगा बताइए यहाँ से एचसीएफ बताइए कि एचसीएफ क्या होगा। पहला तो एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, हो सकता है कि पहली संख्या दिया हो या पहली संख्या पूछ रहा हो, ठीक है ना, और दूसरी संख्या इसमें दिया हो, दूसरी संख्या 15 है, और इसमें एलसीएम भी दिया हो और एचसीएफ भी दिया हो। ये 4 तरीकों से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी का हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर देखिए इसमें पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या भी दिया है, एलसीएम भी दिया है, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। इसमें पहली संख्या दिया है, पहली संख्या नहीं दिया है, पहली संख्या ये नहीं दिया, ये दूसरी संख्या इसमें दिया है। मान लो कोई एक संख्या दिया है, इसमें से पहली या दूसरी में से कोई एक संख्या दिया हुआ है, एलसीएम में दिया है, एचसीएफ भी दिया है। इसमें एक अन्य संख्या जो इसका दूसरा जो भी संख्या होगा वो पूछ देगा कि बताइए पहली संख्या इसका क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी संख्या के बारे में पूछ सकता है, एलसीएम के बारे में पूछ सकता है। यहाँ पर एचसीएफ कर देगा तो यहाँ से एलसीएम पूछ देगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए गुणे बी बराबर एलसीएम ए बी इंटू एचसीएफ ए बी। एक क्वेश्चन सोल्व करके आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए ये 12 15 है, तो ये हो गया पहली संख्या। पहली संख्या क्या हो गया, पहली संख्या को ए कर लेते हैं, ए गुणे बी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ ए बी गुणे एलसीएम ए बी। अब इसमें मान लीजिए ए गिवन है, ए कितना है, ए है 12, बी कितना है, तो बी है 15, और एचसीएफ मान लीजिए गिवन है कितना है, एचसीएफ हो गया मान लीजिए 3, एचसीएफ हो गया 3, और एलसीएम इसमें पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है 12 15 का। तो यहाँ से एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, तो 12 गुणे 15, 3 इस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा एलसीएम 12 15। तो यहाँ देखो 3 से कितने में कट जाएगा, 4 बार में, तो 15 चौके 60। तो बताइए क्या एलसीएम 60 नहीं आया है, तो एलसीएम 60 आया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा। इसमें ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट है इसको कंसीडर करने की जरूरत है, लेकिन यह नियम 3 या 3 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू नहीं होता है। ये केवल 2 पूर्णांकों के लिए लागू होगा, मतलब एक संख्या दिया होगा, दूसरी संख्या दिया होगा, और तभी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अगर यहाँ से 12 15 और 18 ऐसे 3 संख्या दे दिए जाए और 3 संख्या में पूछा जाए कि बताइए इसका एलसीएम, मान लो इसमें एलसीएम दिया हो और पूछ दे एचसीएफ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये 3 संख्या नहीं दे सकता है, 3 धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं दे सकता है। इसमें देगा तो केवल कितना देगा, 2 ही देगा, ठीक है ना, मतलब एक संख्या देगा दूसरी संख्या देगा। मतलब इस तरीके से 12 15 दे सकता है, नहीं तो इस तरीके से 15 18 दे सकता है, मतलब 2 ही संख्या देगा इसमें, ठीक है। इतना सब क्वेश्चन में आया। अब देखिए इसके आगे जो पॉइंट है वो क्या है, शांत दशमलव परिमेय संख्या और अशांत दशमलव परिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कशन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, ठीक है। और बाकी आप लोग का जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जितने भी आप लोग के दोस्त हैं, उनके ऊपर भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इस बार जो भी मैथमेटिक्स का जो भी चैप्टर है आप लोग को बिल्कुल डिटेल्स में, वो बिल्कुल अच्छे तरीक़ों से आप लोग को यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।